हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे धुंध और स्मोक की। पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद धुंध और स्मोक छाई हुई है। धुंध के बायस हद निगाह निहायत कम रह जाने की वजह से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 को ठोकर न्याज बेग से बल्कस्तर तक बंद कर दिया गया है, जबकि मोटरवे M3 फैसपुर से दरखाना तक बंद है। मोटरवे M4 को मुल्तान से पिंडी भटिया तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे M5 को मुल्तान से रहीम यार खान तक बंद किया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी महमूद बूटी से समड़ियाल तक बंद है, जबकि GT रोड पर कामों की मुरीद के गुजरांवाला गुजरात समेत कई इलाकों में धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। मुल्क भर में आइंदा हफ्ते से बारिशें और बुलंद मकामात पर बर्फबारी दोबारा शुरू होगी। महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर दी है। मंगल के रोज से जुमेरात तक मरी, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल समेत शिमाली इलाका जात और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी की तवक्को है। पंजाब में रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन में शदीद बारिशों का इम्कान है। खुशाब, सियालकोट, गुजरांवाला गुजरात, फैसलाबाद, हाफिजाबाद और लाहौर में भी बादल जमकर बरसेंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों मालाकंड, दीर, हजारा, सवात में भी बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने इन इलाकों में बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग का खतरा भी जाहिर किया है। रुक करेंगे लाहौर का, जहां आज भी ठंड और धुंध का राज है। बर्फानी हवाओं से मामूलात ज़िंदगी मफलूज हैं, जबकि दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर बादल छाए रहेंगे, जबकि आइंदा हफ्ते बारिश का भी इम्कान है। हमारे नुमाइंदे फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा लाहौर के मौसम के हवाले से। बिल्कुल, बिलाशुबा लाहौर को धुंध ने अपनी लपेट में लिया हुआ है, लेकिन ये वाली धुंध जो है तंग करने वाली नहीं है। विजिबिलिटी अच्छी खासी है, उसकी वजह से ट्रैफिक के बहाव किसी किस्म का मसला नहीं आ रहा। मसला मोटरवेज में आ रहा है। कल रात से मोटरवेज के अलग अलग सेक्शंस जो हैं बंद होना शुरू हो गए थे, और अब की ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि लाहौर से पिंडी भटियां तक मोटरवे टोटल बंद है। और अगर बात की जाए M3 की तो लाहौर से समुद्री तक बंद है, और अगर बात की जाए M11 की तो लाहौर से सियालकोट तक बंद है। और महकमा हाईवे से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि लोग जो है मोटरवे पे सफ़र करने से पहले 130 पे कॉल करके ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम कर लें। और उनका ये कहना था कि जब भी आपने सफ़र करना है तो 11 बजे दिन से लेके शाम 4 या 5 बजे तक सफ़र का इंतज़ाम करें। और अगर बात की जाए फ़्लाइट ऑपरेशन की तो फ़्लाइट ऑपरेशन भी कल रात से बंद है, और लाहौर आने और जाने वाली फ़्लाइट्स को कराची और जो मुल्तान मुंतकिल किया जा रहा है। और ऐसा ही हाल जो है वो लाहौर में धुंध का राज है। बहुत शुक्रिया फैसल खान तफसीली अपडेट करने के लिए। बात करते हैं शहर इक़्तिदार के मौसम की, तो इस्लामाबाद में आज एक रोशन और चमकते दिन का आगाज़ हुआ है। धूप की तमाज़त से सर्दी की शिद्दत कम होने का इम्कान है। गुज़िश्ता रात कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि महकमा मौसमियात ने आज मौसम सर्द और खुश्क रहने का भी इम्कान ज़ाहिर किया। लेकिन अहम बात, मरी और गिलियात में 18 जनवरी से बर्फबारी की पेश गोई भी की गई है। हमारी नुमाइंदा नीलम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। नीलम, आपके गर्म कपड़ों से तो अंदाज़ा हो रहा है कि इस्लामाबाद में अच्छी खासी सर्दी है। महकमा मौसमियात का आज के दिन के हवाले से क्या कहना है? धूप भी निकल आई है। आज बिल्कुल शुमाइला, देखकर ही अंदाजा हो रहा होगा कि दिन के औकात में भी शहर इक़्तिदार में किस कदर सर्दी है। दिन के औकात में भी कोट मफरल्स के बगैर इस्लामाबाद में बाहर निकलना नामुमकिन है। साथ ही साथ अगर इस्लामाबाद के मौसम का ओवरऑल जायजा लिया जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला शुरू होने को है, लेकिन वो अभी नहीं। आइंदा 2 से 3 रोज तक शहरी इक़्तिदार का जो मौसम है वो जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा, लेकिन इससे सर्दी जो है उसमें खातिर ख्वाह जो इजाफा है उसका बताया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। और मरी के हवाले से बड़ी ही अच्छी खबर एक बार फिर से सामने आ रही है कि मरी और गुलियात में एक बार फिर से बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा, जो कि 18 तारीख से शुरू होगा और कम अज कम 4 से 5 रोज तक जारी रहेगा। और उस बर्फबारी के साथ साथ जो मुल्का इलाका जात है यहाँ पर बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। मगरबी हवाओं का एक नया सिलसिला मुल्क भर में दाखिल हो चुका है, जिसके बाद एक बार फिर से बारिशें जो है वो बरसेंगी और शदीद बरसेंगी, जिसके बाद से
जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा होने का इम्कान जाहिर किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी सर्द और खुश्क रहा। गुज़श्ता रात की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा था। आज महकमे मौसमियात की जानिब से जो पेशगोई की गई है उसके मुताबिक दिन के औकात में जो दर्जा हरारत है, जो सर्दी की शिद्दत है, वो तकरीबन 5 से 6 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड की जाएगी, जो कि काफ़ी सर्द होगी। और जैसे जैसे रात होती जाएगी तो दर्जा हरारत मजीद गिरता जाएगा और सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा भी होता जाएगा। साथ ही साथ आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों के साथ साथ गुलियात और पहाड़ी इलाका जात में बर्फबारी की जो नवीद सुनाई गई है, उसके बाद सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर से जो इजाफे का इम्कान है वो जाहिर किया गया है। लेकिन आइंदा 2 से 3 रोज तक इस्लामाबाद की अगर मौसम की बात की जाए तो यहाँ पर जुज़वी तौर पर जो मतला है वो अब्र आलूद रहेगा, क्योंकि आज जो है मौसम काफी खुशगवार है। सूरज जो है वो पूरी आबोताब के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन सर्दी जो है उसका एहसास धूप से हुआ है। बहुत शुक्रिया नीलम अर्शद तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। उधर चुनिया में भी धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह कम होने से ज़िंदगी मुतासिर हो चुकी है। ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम है। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। हमारे नुमाइंदे आज़म चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। आज़म चौधरी, बताइएगा क्या सूरत हाल है धुंध की, और ये भी बताइएगा कि महकमा मौसमियात का क्या कहना है। जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात की जाए तो जिला कसूर भी जो है वो धुंध की लपेट में है। जिला कसूर और इसके गिरदन व कोट राधा किशन, पत्तों की चूनिया और फूल नगर, छांगा मांगा, कंगनपुर जो है वो गुज़श्ता 2 रोज से जो है वो धुंध की लपेट में है। धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है। मेन शहरों पर जो है वो हद निगाह बिल्कुल कम होकर रह गई है। मोटरवे और पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से शहरियों को ज़रूरी हदायत दी जा रही हैं कि गाड़ी पर सफ़र करते वक्त अपनी गाड़ी पर फोग लाइट का इस्तेमाल करें, इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, अगली गाड़ी से पिछली गाड़ी का फासला रखें, और जो मोटरवे पुलिस की जानिब से जो ज़रूरी हदायत दी जा रही हैं उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। मोटरवे पुलिस की जानिब से ये भी हदायत दी जा रही है किसी भी एमरजेंसी की सूरत में हमारी हेल्पलाइन जो है 0 पर उस पर कॉल करें। हमारी मोटरवे पुलिस जो है वो अलर्ट है। और मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि गुज़श्ता 2 रोज से जिला कसूर जो है वो शदीद धुंध की लपेट में है और दिन रात जो है वो धुंध छाई हुई है और सूरज भी 2 दिन से नहीं निकल रहा। जी, धुंध का राज है चुनिया में और ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। बहुत शुक्रिया आज़म चौधरी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। मौसम के बाद कुछ अपडेट आपको करें कोरोना केसेस के हवाले से। तो पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद और फैलाव की शरह में तेज़ी से इजाफा होने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4286 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह बढ़कर 8.16% तक पहुँच चुकी है। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 52,522 टेस्ट किए गए। एक दिन में मोहलिक वायरस मजीद 4 अफराद की जिंदगियाँ निकल गया है। वबा से अमवात की मजमूई तादाद 29,003 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना के 709 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। शहर कायद में कोरोना केसेस बढ़ने की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा होने लगा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज कोरोना टास्क फोर्स का इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आला का ये कहना है कि सूबाई हुकूमत का कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन से मुतालिक कोई भी इक़दाम NCOC की हिदायत से मशरूत होगा। गुज़श्ता रोज़ कराची में कोरोना केसेस की शरह 35.3% रिकॉर्ड की गई थी। इंसदाद कोरोना की बूस्टर वैक्सीन के लिए उम्र की हद कम करके 18 साल कर दी गई है। NCOC के मुताबिक 15 जनवरी से 18 साल की उम्र के अफराद बूस्टर वैक्सीन लगवा सकते हैं। बूस्टर वैक्सीन पहली वैक्सीनेशन मुकम्मल होने के 6 माह बाद लगवाई जा सकती है। हुकूमत ने आवाम की सहूलत के लिए कोरोना के बूस्टर खुराक भी बिला मुआवजा रखी है ताकि गरीब शहरी भी कोरोना वबा से महफूज रह सकें। एक बार फिर बात करेंगे धुंध की और रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर हद निगाह कम हो गई है धुंध के बायस और धुंध से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखने में आ रहा है। दर्जा हरारत भी 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। एयरपोर्ट रोड, चुंगी नंबर 1, पुल वासिल रोड धुंध की लपेट में। हमारे नुमाइंदे हैदर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। हैदर अब्बास, आप इस वक्त सर्किट हाउस रोड पर मौजूद हैं, बताइएगा क्या सूरत हाल है और शहरियों को धुंध के बायस किन मुश्किलात का सामना है?
بالکل ملتان شہر میں جو ہے مختلف علاقوں میں اس وقت جو ہے دھند شدید ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے حد نگاہ بھی جو ہے وہ کم ہو کر رہ گئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ملتان کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر شدید دھند پڑ رہی ہے، جن میں ایئرپورٹ روڈ ہے، اس کے ساتھ سورج بیانی روڈ ہے، اور ساتھ ہی پل واصل روڈ ہے، اور چنگی نمبر 1 روڈ ہے، اور ڈسٹرکٹ جیل روڈ ہے، نشتر ہاسپٹل روڈ ہے۔ ان روڈز پر جو ہے شدید دھند ہے اور حد نگاہ جو ہے وہ کم ہو گئی، جبکہ دیگر علاقوں میں جو ہے سورج نکلا ہوا ہے، اور جن علاقوں میں یہاں پر دھند ہے اس کی وجہ سے جو ہے درجہ حرارت وہ بھی کافی حد تک گر گیا ہے۔ اس وقت جو درجہ حرارت محکمہ موسمیات کے مطابق 11 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ ان شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے مزید بھی دھند پڑنے کا امکان ہے، اور یہ دھند جو ہے وہ گرے گی اور حد نگاہ جو ہے وہ کم ہوگی۔ دوسری جانب جو ملتان سٹی میں ٹریفک پولیس ہے، ان کی جانب سے بھی آگاہی مہم جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے کہ شہری جو ہے جب دھند کے اوقات میں جو ہے اپنی گاڑیوں کے آگے فوگ لائٹس۔ شہریوں کو مشکلات ہیں۔ بہت شکریہ حیدر عباس۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کراچی میں کرونا کی بگڑتی صورتحال پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس آج ہوگا۔ سندھ ٹاسک فورس اجلاس میں کرونا صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ کرونا کی شرح 35% سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا اپنے نمائندے یاسر سلیم سے، جو کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر موجود ہیں۔ یاسر سلیم، بتائے گا آج کیا اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور کراچی میں جتنے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اس میں سے زیادہ تر جو کیسز ہیں وہ اومیکرون ویریئنٹ کے جو ہیں وہ رپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق کراچی میں جتنے بھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ احتیاط لازمی کی جائے، اور اب کراچی میں کرونا وائرس کے کیسز کی پھیلنے کی شرح جو ہے وہ تقریباً 35% تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ آج اس وقت ہم موجود ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر، جہاں پہ ذرائع ہمیں یہ کنفرم کرتے ہیں کہ آج وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ کرونا ٹاسک فورس کا اجلاس ہوگا، جس کی صدارت وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کریں گے۔ اس کے اندر جو ہے وہ تمام تر اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ شامل ہوں گے، جس کے اندر وزیر صحت، ڈاکٹرز اور جو کرونا ٹاسک فورس اور جتنے بھی وزراء ہیں وہ یہاں پہ شامل ہوں گے، اور جو اجلاس کے اندر شہر کی موجودہ صورتحال ہے، سندھ کی جو موجودہ صورتحال ہے، سندھ کے باقی شہروں کی جو موجودہ صورتحال ہے، کرونا وائرس مسلسل تیزی سے پھیل رہا ہے، اومیکرون ویریئنٹ جو ہے وہ خاصا جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق جو ہے وہ جتنا بھی ابھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اس میں سے 95% جو ہے وہ اومیکرون ویریئنٹ ہے۔ آج جو ٹاسک فورس کا اجلاس ہوگا اس کے اندر یہ اسٹریٹجی بنائی جائے گی کہ کس طرح سے جو ہے وہ شہر کے اندر اومیکرون ویریئنٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے۔ تمام تر اسٹیک ہولڈر، جس میں وزارت صحت، جو ٹاسک فورس کے میں کام کرنے والے ڈاکٹرز ہیں مختلف اسپتالوں کے، وہ اس کے اندر شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ مختلف وزراء اور جو سیکرٹری صحت ہیں، جو اسپیشل سیکرٹریز ہیں اسپتالوں کے نمائندے، وہ اس کے اندر شامل ہوں گے۔ اور صوبے کے اندر جو کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ایک اسٹریٹجی مرتب کی جائے گی کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہاٹ سپاٹس کو لاک ڈاؤن کرنا ہے، یا علاقے کے اندر لاک ڈاؤن لگانا ہے، یا کس طرح سے جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے۔ کیونکہ کراچی کے اندر جو ہے وہ پہلا کیس جو ہے وہ ایک 60 سالہ خاتون کا سامنے آیا تھا اومیکرون کے بعد، اس کے بعد سے جو ہے وہ کافی اسٹریٹجیز بنائی جا رہی ہیں۔ تمام تر اسپتالوں کے اندر جو ہے وہ اسپیشل کرونا وارڈ جو ہے وہ بنا دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا یہ کہنا ہے، گزشتہ روز میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ تمام تر میجرز جو ہیں وہ لیے گئے ہیں، لیکن جو سچویشن ہے وہ اتنی ٹینس نہیں ہے اور اتنی جو ہے وہ خراب نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ ٹاسک فورس کا اہم اجلاس آج ہونے جا رہا ہے اور اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ بہت شکریہ یاسر سلیم۔ مزید اپڈیٹ بھی اس حوالے سے آپ سے لیتے رہیں گے اور اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کراچی کے علاقے اولڈ سٹی ایریا میں ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس نے آپریشن کے دوران ایک گھر سے جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کی باقیات برآمد کر لی۔ مخصوص عمارت کو گھیرے میں لے کر مختلف حصوں کی کھدائی کی گئی۔ ابتدائی طور پر فرش سے کئی سالوں پرانے زنگ لگے ہتھیار برآمد ہوئے۔ اینٹی ایئر کرافٹ سمیت دیگر پرانے ناقابل استعمال ہتھیاروں کو نکالا گیا ہے۔ ہتھیاروں کو پلاسٹک میں لپیٹنے کے بجائے براہ راست زمین میں دفن کیا گیا تھا۔ عمارت کے دیگر مخصوص حصوں کی بھی کھدائی کی گئی۔ پولیس کی بھاری نفری عمارت کے اندر اور باہر سڑک پر موجود رہی۔ کھدائی کے دوران ایس ایس پی سینٹر ملک مرتضیٰ اور دوسری ٹیم کے دیگر تمام افسران بھی موجود رہے۔ دہشت گردوں کی ایک اور بزدلانہ کارروائی۔ بنو کے علاقے جانی خیل میں فوجی چوکی پر حملے اور فائرنگ میں ایک جوان وطن پر قربان ہو گیا۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں فورسز کے آپریشن میں 2 دہشت گرد گرفتار اور 1 مارا گیا۔
ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों ने बन्नू के इलाके जानी खेल के मकाम पर पाक फौज की चौकी पर हमला किया। दहशत गर्दों की जानिब से फायरिंग की गई, जिससे सिपाही सरफराज वतन पर कुर्बान हो गया। तर्जुमान के मुताबिक दहशत गर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले 26 साला सिपाही सरफराज अली का ताल्लुक विहाड़ी से है। दहशत गर्दों ने 13 और 14 जनवरी की रात फौजी चौकी पर हमला किया। सिक्योरिटी एहलकारों ने भी दहशत गर्दों की फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। दूसरी जानिब शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया, जिसके दौरान 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि एक हलाक हो गया। तर्जुमान के मुताबिक गैर मकामी दहशतगर्द एक घर में छुपे हुए थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों से असला भी बरामद कर लिया गया। बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असेंबली की मुश्तरका अपोजिशन ने आज फवारा चौक पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। GDA रहनुमा सरदार रहीम कहते हैं कि काला कानून सिंध के शहरी और देही तमाम इलाकों के खिलाफ है। MKM रहनुमा मोहम्मद हुसैन बोले कि जब तक ये कानून वापस नहीं होता हम सरापा एहतजाज रहेंगे। फंक्शनल हाउस कराची में अपोजिशन जमातों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन जमातों ने नए बल्दियाती कानून के खिलाफ फव्वारा चौक पर मुश्तरका एहतजाज का ऐलान कर दिया। GDA रहनुमा सरदार रहीम का कहना था कि ये काला कानून सिंध के शहरी और देही दोनों इलाकों के खिलाफ है। ये काला कानून सिंध के अवाम के खिलाफ है, खास तौर से शहरी इलाकों के। तो इतना रिस्पॉन्स ज़्यादा है कि इतने ज़्यादा लोग आने की तवक्को है कि हमने ये सोचा कि प्रेस क्लब की जगह हम फवारा चौक पे ये मुजाहरा करेंगे। MKM के मोहम्मद हुसैन बोले, हमारा मुतालिबा है पूरी दुनिया में जो बल्दियाती निज़ाम है यहाँ भी उसे ही लाया जाए। तो ये जो निज़ाम है जो पूरे दुनिया में, कराची के अलावा आप चाहे लंदन जाएं, पेरिस जाएं, फ्रैंकफर्ट जाएं, मॉस्को जाएं, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, ह्यूस्टन, ये जितने भी कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उन शहरों में जो बल्दियाती हुकूमतों का जो निज़ाम है हम वही निज़ाम चाहते हैं। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च करने का भी इंदिया दिया। उधर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि धरना और मुज़ाकरा साथ साथ जारी रहेंगे। बातचीत का दूसरा दौर आज होगा। जो इदारे सिंध हुकूमत ने लिए हैं वो वापस शहरी हुकूमत को दिए जाएं। बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 16वें रोज में दाखिल। धरने के शुरका मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईम रहमान का कहना था कि बल्दियाती कवानीन के तहत जितने इदारे सिंध हुकूमत ने कब्जे में लिए हैं उन्हें वापस शहरी हुकूमत के हवाले किए जाएं। हमारा मुतालबा बहुत सीधा है, वाज़ेह है, दो टोक है कि कराची के इदारे कराची को वापस किए जाएं और सिंध भर में जो लोकल बॉडीज़ के इदारे हैं उनको बाइख्तियार बनाया जाए। हाफिज नईम का कहना था कि सिंध सेक्रेटेरिएट करप्शन का अड्डा है। उनका धरना शहर और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए है। हुकूमत मुतालबात तस्लीम करे, मुज़ाकरात और धरना साथ साथ जारी रहेंगे। मैं समझता हूँ कि बामानी मुज़ाकरात हों और इक़दामात जब तक सामने नहीं आएंगे ये धरना भी जारी रहेगा और एहतजाज का जो दायरा हमने बढ़ाया है उसको हम मजीद वसी करेंगे। जमात इस्लामी का वफ़द हुकूमती टीम से मुज़ाकरात के लिए सिंध असेंबली गया। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत ने जमात इस्लामी के बेशतर मुतालबात मान लिए। दीगर के लिए नासिर शाह ने बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी से मुशावरत कर कह दिया। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। वेलकम बैक। मुल्क की तारीख की पहली कौमी सलामती पॉलिसी के अवामी विजन का इजरा कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब में कहा कि कौमी सलामती पॉलिसी में नेशनल सिक्योरिटी को सही मानों में वाज़ेह किया गया है। मजबूरी की हालत में IMF के पास जाना पड़ा। IMF की शराइत मानने से लोगों पर बोझ डालना पड़ता है। जो सिक्योरिटी पॉलिसी दी है, जो हमारी सारी गवर्नमेंट है, पब्लिक है, वो सब एक डायरेक्शन में था। अगर आपकी इकोनॉमी सही नहीं है तो आप अपने आप को सिक्योर देर तक कर ही नहीं सकते। रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से स्टे ऑर्डर लिए तो ताकतवर है। कभी भी इस तरह ताकतवर को इस माशरे ने कोशिश की थी कानून के नीचे लाने। हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है। सबसे सस्ते कर्जे देता है आपको, तो आपकी मजबूरी हो जाती है, लेकिन उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है। फिर आपका कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की। आर्मी चीफ का कहना था कि कौमी सलामती पॉलिसी की तश्कील ज़बरदस्त इक़दाम है। सरदार हमीद की रिपोर्ट।
ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقات کی، جس میں ملک کی سیکیورٹی صورتحال اور ملکی حالات پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ سپہ سالار نے قومی سلامتی پالیسی کی اجرا کی تقریب میں بھی شرکت کی اور صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملٹری سیکیورٹی قومی سلامتی کا صرف ایک پہلو ہے، قومی سلامتی کے تمام پہلوؤں پر مشتمل جامع پالیسی کی تشکیل زبردست اقدام ہے۔ یہ دستاویز قومی سلامتی کے تحفظ کو یقینی بنانے میں مددگار ہوگی۔ پاکستان کی پہلی قومی سلامتی پالیسی کے اہم نکات منظر عام پر آ گئے۔ پالیسی میں کہا گیا کہ مادر وطن کا دفاع اولین فریضہ ہے۔ بھارت میں جارحانہ اور خطرناک نظریے کا پرچار پرتشدد تنازع کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دشمن نے جنگ مسلط کی تو قومی طاقت کے تمام عناصر کے ساتھ بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی پہلی قومی سلامتی کے اہم نکات منظر عام پر آ گئے۔ قومی سلامتی پالیسی میں کہا گیا پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ ہر قیمت پر کیا جائے گا۔ ہر جارحیت کا جواب دینے کے لیے کم لاگت، خود انحصاری پر مبنی جدید دفاعی ٹیکنالوجی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مسلح افواج کو مزید مضبوط بنانے کے لیے روایتی استعداد کار کو تقویت دی جائے گی۔ دفاعی پیداوار، مواصلاتی نیٹ ورک کی مرکزیت، جنگی میدان کی آگہی، الیکٹرانک وارفیئر صلاحیت تقویت دیں گے۔ ملکی دفاع کے لیے اسلحے کی دوڑ میں پڑے بغیر کم سے کم جوہری صلاحیت کو حد درجہ برقرار رکھا جائے گا۔ پاکستان کی جوہری صلاحیت علاقائی امن و استحکام کے لیے کلیدی اہمیت کی حامل ہے۔ داخلی سلامتی کے لیے نیم فوجی دستوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تربیت پر توجہ مرکوز ہوگی۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے مغربی سرحد پر باڑ کی تنصیب، قبائلی اضلاع کی ترقی پر توجہ مرکوز رہے گی۔ مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد لی جائے گی۔ بین الاقوامی ٹیکنالوجی نظام کے ساتھ مؤثر انداز میں شمولیت سے قومی مفادات کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ اقتصادی سلامتی خطرات کے خلاف مستند، مضبوط اور قابل اعتماد دفاعی صلاحیت کی ضمانت ہوگی۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغان بحران سے نمٹنے کے لیے ہر طرح کی مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ عالمی برادری اور امدادی ادارے افغانستان کی مدد کریں۔ کاشف رفیق کی رپورٹ۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کی بیٹھک لگی، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت عسکری قیادت نے شرکت کی۔ اجلاس میں افغانستان میں بگڑتی انسانی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس کے اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں کہا گیا کہ افغانستان کو معاشی بحران سے بچایا جائے۔ پاکستان ضرورت کے وقت افغانوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ عالمی برادری اور ادارے بھی آگے آئیں اور افغانستان کی مدد کریں۔ افغانستان میں قیمتی جانوں کو بچایا جانا بہت ضروری ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا افغانستان میں انسانی بحران روکنے کے لیے مدد کی جائے۔ پاکستان افغان بحران سے نمٹنے کے لیے ہر طرح کی مدد کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا اقوام متحدہ کی افغانستان کے لیے امداد کی اپیل کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ احمد پور شرکیہ کے علاقے مسافر خانہ کے قریب ٹرک کی اسکول کے بچوں کے رکشے کو ٹکر مار دی۔ ہولناک حادثے کے نتیجے میں 4 بچے جاں بحق جبکہ 8 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کام کے مطابق رکشے میں اسکول کے بچے سوار تھے۔ افسوسناک واقعہ ہوا احمد پور شرکیہ کے علاقے مسافر خانہ کے قریب۔ ایک ٹرک نے اسکول کے بچوں کے رکشے کو ٹکر مار دی اور اس ہولناک حادثے کے نتیجے میں 4 بچے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے جبکہ 8 زخمی ہوئے جن کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ریسکیو کام کے مطابق رکشے میں اسکول کے بچے سوار تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات 4 سے 5 روپے فی لیٹر مہنگی ہونے کا امکان۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی۔ مہنگائی میں پسے عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری کر لی گئی۔ اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری پیٹرولیم ڈویژن کو بھجوا دی گئی۔ اوگرا سمری عالمی قیمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کی گئی ہے، جس کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 4 سے 5 روپے فی لیٹر تک اضافے کی تجویز ہے۔ قیمتوں میں اضافے سے متعلق حتمی فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کریں گے۔ اضافے کی صورت میں وزارت خزانہ ہفتے کو نئی قیمتوں کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ حکومت نے 1 جنوری سے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے، لائٹ ڈیزل 4 روپے 15 پیسے اور مٹی کا تیل 3 روپے 95 پیسے مہنگا کیا تھا۔ ملک میں مہنگائی کا راج برقرار۔ ایک ہفتے کے دوران بیشتر اشیاء کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی پر ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی ہے۔ شرح میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی۔ راحل حسن کی رپورٹ۔ ملک میں مہنگائی کا راج برقرار۔
महंगाई का मजमूई पारा 19.82% की सतह पर आ गया। जनवरी के दूसरे हफ्ते महंगाई की शरह में 0.43% की कमी। महंगाई का मजमूई पारा 19.82% की सतह पर आ गया। 17,000 महाना कमाने वालों के लिए पारा 20.89% रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार एदाद शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 16 अशिया महंगी, 9 की कीमतों में कमी हुई। एक हफ्ते के दौरान प्याज फी किलो 5 रुपए 37 पैसे, जलाने की लकड़ी 10 रुपए 35 पैसे फी मन, मस्टर्ड ऑयल की फी किलो कीमत 3 रुपए 57 पैसे, जबकि दाल माश की फी किलो कीमत में 1 रुपए 92 पैसे का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते माचिस, ताज़ा दूध, गरम मसाला, मटन और दाल मूंग की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते ब्रायलर मुर्गी की फी किलो कीमत में 7 रुपए 15 पैसे, अंडे फी दर्जन 5 रुपए 49 पैसे, जबकि एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 27 रुपए 65 पैसे तक सस्ता भी हुआ। जबकि आलू, गंदम का आटा, दही और चीनी की कीमतों में मामूली कमी रिकॉर्ड हुई। हफ्तावार एदादो शुमार के मुताबिक ब्रेड, बच्चों के दूध, चाय की पत्ती समेत 26 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। चारों शरीफ पाकिस्तान की सियासत से माइनस है। नवाज शरीफ आना चाहते हैं तो आए, नहीं आना चाहते तो ना आए। ये चाहते हैं जो हाथ इमरान खान के सर पर है वो इनके सर पर हो। वो हाथ इनकी गर्दन पर तो आ सकता है, सर पर नहीं। वजीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। चारों शरीफ माइनस है पाकिस्तान की सियासत में। नवाज शरीफ साहब आना चाहते हैं आए, नहीं आना चाहते हैं ना आए। ये चाहते हैं कि जो सर इमरान खान के हाथ पर रखा गया वो इनके हाथ पे रखा जाए। वो हाथ इनकी गर्दन पे तो आएगा, इनके सर पे नहीं आएगा। इमरान खान IMF में जाए तो हराम है, ये IMF में जाए तो हलाल है। ये 23वीं मर्तबा कल गए हैं। शराइत जरा सख्त थी क्योंकि ज़हनी पस्ती के लुटेरों ने इतना खजाने को लूटा कि IMF की सख्त शराइत भी माननी पड़ी। दूसरी जानिब लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत ने पार्लियामेंट को बिलडोज करके मालियाती बिल पास कराया, आवाम पर 700 अरब रुपए का मजीद बोझ डाला। हुकूमत को आवाम की नहीं IMF की परवाह है। IMF सुन ले, ये बिल रिवर्स किए जाएंगे। एहसन इकबाल बोले, कल वो शख्स असेंबली में तकरीर कर रहा था जिसे फेल होने पर वजारत खजाना से निकाला गया। हुकूमत ने मालियाती खुद मुख्तारी और स्टेट बैंक बिलडोज कर दिया। अवाम की परवाह ना हो, जब आपको अवाम की आवाज की परवाह ना हो तो फिर यही होता है जो मुल्क के साथ होता है। इसका जवाब अवाम सड़कों पर भी दे सकते हैं, बैलेट बॉक्स पर भी दे सकते हैं। ये जो कल जिन्होंने वोट डाला है वो क्या मुंह दिखाएंगे अवाम को कि 700 अरब रुपया हम आप पर डालकर आए हैं। ये 25,000 रुपया फी घराना बोझ डाला गया कल इस मुल्क के अवाम पर। कल जो हुकूमत ने मिनी बजट बुलडोज किया है, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए तबाहकुन है, मुल्क की मईशत के लिए तबाहकुन है। मिनी बजट के ऊपर वजीर खजाना की बजाय वो वजीर जवाब दे रहा था कि जिसको उसके कप्तान ने 6 महीने में फेल कर दिया वजीर खजाना। नवाज शरीफ खुद को हाई कमीशन के हवाले करें, उन्हें इज्जत से वापस लाएंगे। मुशीर बराए दाखिला शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हरीम शाह के मामले पर FIA ने नोटिस लिया है और इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। नवाज शरीफ अगर इतना समझदार है कि सारा दिन वहाँ बैठ के पता नहीं मुल्क दुश्मन नासिर से मुलाकात करता रहता है, तो उसने सिर्फ वहाँ से अपने आप को हाई कमीशन के हवाले करना है। हम इसको बड़े इज्जत एहतराम के साथ जहाज़ में बिठा के पाकिस्तान ले आएंगे, क्योंकि पासपोर्ट तो जनाब के पास है नहीं। हरीम शाह वाली जो वीडियो है वो बिल्कुल उसके ऊपर FIA ने नोटिस लिया है और उन्होंने एक इंक्वायरी भी रजिस्टर की है। और यहाँ आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके शिद्दत 5.6% रिकॉर्ड की गई। की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके पिशावर, दीरबाला, सवाद, मर्दान, मालाकान, चित्राल और मानसेरा में भी महसूस किए गए। गिलगित बल्चिस्तान समेत वादी नीलम में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई है, जबकि गहराई 100 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का बॉर्डर था। सानिया मरी के दौरान बर्फ हटाने वाली 20 गाड़ियों के एक ही जगह खड़ी रहने का इंकशाफ, ड्राइवर्स और अमला गायब रहा। कमेटी की तहकीकात हतमी मराहिल में दाखिल। ऑपरेशनल अमले, रावलपिंडी के चंद अफसरान और रेस्क्यू 1112 हुक्काम के बयानात कलमबंद। महकमा जंगलात के अहलकार तहकीकात में तसल्ली बख्श जवाब न दे सके।
مری کی تحقیقات آخری مراحل میں داخل۔ تحقیقاتی کمیٹی نے آپریشنل عملے اور برفانی طوفان کے دوران مدد کے لیے موصول ہونے والی کالز کے بارے میں ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کے بیانات قلم بند کر لیے۔ ذرائع کے مطابق ہائی وے میکینیکل ڈپارٹمنٹ کے حکام نے کمیٹی کو بتایا کہ 29 میں سے 20 گاڑیاں سنی بینک پوائنٹ پر کھڑی رہیں، جنہیں چلانے والے ڈرائیورز اور عملہ بھی ڈیوٹی پر موجود نہ تھا۔ محکمہ جنگلات کے اہلکار بھی کمیٹی کو تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ کمیٹی نے عملے کی تفصیلات اور ذمہ داروں کی فہرست طلب کر لی۔